दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल फाइल की, या फिर आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव रिपोर्ट फाइल की, या फिर आप कह सकते हैं इसे मननशील प्रतिवेदन या मननशील रिपोर्ट। पूरी फाइल हम दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए देखते हैं पहला पेज। विद्यालय के बारे में दोस्तों इस तरह से आपको बनाना है। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, विद्यालय के बारे में पूर्व कल्पनाएं आपको देखनी है कि विद्यालय जाने से पूर्व मेरे मन में क्या कल्पनाएं थी कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सब कुछ सारा विवरण आपको उसमें सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखने हैं। और अगला टॉपिक आ जाता है उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति। वहाँ पर आप विद्यालय में जाने के बाद आपने क्या क्या वहाँ पर पाया, तो वो आपको लिखना है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियाँ और औचित्य क्या क्या था, पूर्व कल्पना के दोनों में संबंध। और फिर चौथा पॉइंट आ जाता है लास्ट का सुधारात्मक सुझाव कि क्या आपको वहाँ पर मिस्टेक लगी और क्या आप उसमें सुधार चाहते हैं। तो आइए पहला पेज यहाँ पे आ जाता है विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना। तो दोस्तों आपको देखिए वीडियो को पॉज करके आप सारे पॉइंट्स अपनी डायरी में ऐड कर लें, और अगर कोई पॉइंट आपको खुद से अगर आ रहा है, कुछ नया जोड़ना आप चाहते हैं, तो वो आप जरूर इसमें जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। सारा सेम टू सेम आपको नहीं करना है, कुछ पॉइंट्स आपको खुद का दोस्तों नकल में अकल की जो ज़रूरत होती है, तो आप नकल में थोड़ा अकल लगाते हुए कार्य करें। पहला पॉइंट है इसमें स्वच्छ विद्यालय भवन। तो विद्यालय भवन किस प्रकार का होना चाहिए, कचरा पात्र होना चाहिए, प्रत्येक भवन में कक्षा कक्ष स्वच्छ होने चाहिए, अच्छे हों, और विद्यालय का वातावरण शांत होना चाहिए, और विद्यालय का पुस्तकालय भी होना चाहिए विद्यालय में, और उचित स्थान पर होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में कोई परेशानी न हो। पुस्तकालय शांत होना चाहिए जहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और अगला टॉपिक आता है खेलकूद मैदान। तो खेलकूद का एक बड़ा मैदान होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से खेल सकें और उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, बीमारियां से बचे, वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों वहाँ पर उनका हो सके। अगला टॉपिक आ जाता है सहयोगी शिक्षक। तो विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों का किस प्रकार से सहयोग करते हैं, और शिक्षक जो है आपस में भी सहयोगी हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं या नहीं करते हैं, तो उस बारे में आपको क्या कल्पनाएं हैं आपकी पहले। तो अगला है सहयोगी छात्र। तो विद्यालय में सहयोगी शिक्षकों के साथ साथ ही सहयोगी छात्र भी होने चाहिए। अगला आ जाता है क्या विद्यालय भवन शिवम विद्यालय का है। तो विद्यालय भवन जो है सरकार द्वारा बनाया हुआ होता है, तो विद्यालय का सार्वजनिक होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप दोस्तों सारे पॉइंट्स ऐड कर दें। सातवां पॉइंट है क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है। विद्यालय में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर्याप्त जगह है, पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त खेलने कूदने की सबकी व्यवस्था है या नहीं है, तो क्या उसमें होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं। आठवां पॉइंट है क्या विद्यालय पूर्णतः हवादार है। विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का है, ये भी आपको एक पॉइंट में ऐड करना है। नवा पॉइंट है क्या विद्यालय में बिजली पेयजल की व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था किस प्रकार से है, पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। अभी हम दोस्तों पूर्व कल्पना ही कर रहे हैं कि विद्यालय जाने से पूर्व जो छात्र अध्यापक है उसके मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं विद्यालय के प्रति, तो वही सब हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति, कि वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या क्या वहाँ पे देखने को मिला। तो विद्यालय परिवेश में सुक्ति लेखन। तो विद्यालय जो इंटर्नशिप मिली है उस विद्यालय की एक यह विशेषता है कि वहाँ प्रत्येक कक्ष के बाहर एक सूक्ति लेख लिखा हुआ है, जिससे विद्यार्थी मोटिवेट होते हैं, उनको काफ़ी अपने प्रेरणा मिलती है। और आगे आ जाता है, वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे आ जाता है सेकंड पॉइंट है प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाध्यापक द्वारा विद्यार्थी को संबोधन। तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा सभी कक्षाध्यापकों को संबोधन किया जाता है। प्रधानाध्यापक कक्षाओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं, उनके दिशा निर्देशों पर ही कक्षाध्यापक विद्यालयी कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें पॉइंट सारे ऐड कर देने हैं। तीसरा आ जाता है अनुशासन। तो विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार का है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अंग है विद्यालय का, कि अनुशासन अगर सिस्टमेटिक तरीके से सारा कार्य होगा तो विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो भी उज्जवल होगा। तो समय अनुसार आएंगे, समय अनुसार जाएंगे, समय अनुसार सारे जो क्रियाकलाप होंगे, तो जो पाठ्यक्रम है वो भी निश्चित समय पर ही पूरा हो पाएगा। अगर थोड़ा सा भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता है तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा और विद्यार्थियों को जो पूर्ण ज्ञान उस कक्षा में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट सारे ऐड कर देने हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे आ जाता है धार्मिक उत्सव। तो विद्यालय में जो धार्मिक उत्सव जो किस प्रकार से मनाए जाते हैं और उनमें बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है, किस प्रकार से उनसे जो बाल सभाएँ होती हैं, जो त्यौहार होते हैं, जयंतियाँ मनाई जाती है, तो वो किस प्रकार से मनाए जाते हैं उस बारे में भी आपको सारा
यहाँ पे ऐड कर देना है। धर्मों के प्रति आदर सम्मान की भावना उनमें जागृत होती है। तो इस प्रकार से विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में ऐसा आयोजन करवाया जाना चाहिए। 5वां पॉइंट है प्रगति अभिलेख। तो विद्यालय के प्रगति अभिलेख का बहुत महत्व है। प्रगति अभिलेख विद्यालय व विद्यार्थी दोनों के संबंध में होता है। प्रगति अभिलेख द्वारा हमें कई जानकारियाँ सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं, प्रगति अभिलेख के संबंध में होता है। और आगे आ जाता है, यहाँ पे अगला टॉपिक है विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड। विद्यालय में बोर्ड जो है किस प्रकार का है, डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है। डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं जो है प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पहुंच जाती है, जिससे विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। डिस्प्ले बोर्ड का प्रयोग सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। एक विद्यालय में बाहर की तरफ एक बोर्ड लगा होता है जिस पर कोई भी अगर विद्यालय से संबंधित कोई सूचना होती है विद्यार्थियों के लिए, तो वहाँ पर ऐड कर दी जाती है, जिससे सभी विद्यार्थी उसे देख करके जान जाते हैं। एक एक विद्यार्थी को कहना नहीं पड़ता। तो डिस्प्ले बोर्ड भी विद्यालय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। 7वां पॉइंट आ जाता है विद्यालय में इंटरनेट व कंप्यूटर की सुविधा। तो विद्यालय में एक कक्ष कंप्यूटर के लिए भी उपलब्ध है, जिसमें लगभग 15 कंप्यूटर हैं। बच्चों को आपकी जो इंटरशिप विद्यालय है उसमें कितने हैं, तो आप उस प्रकार से यहाँ पे ऐड कर देने हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी ज्ञान देने के लिए यह व्यवस्था की गई है, जो कि एक सराहनीय कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। एक कालांश कंप्यूटर का यहाँ पे अतिरिक्त लगवाया गया है, जिससे सभी को तकनीकी ज्ञान मिल सके। विद्यालय से संबंधित अनेक कार्यक्रम किया जाता है। तीसरा आ जाता है विद्यालय की पूर्व कल्पना से प्रतिकूल होने से परिस्थितियाँ व औचित्य। तो खेलकूद मैदान, इस खेलकूद मैदान के लिए उपयुक्त जगह नहीं है, जिसका मुख्य कारण है विद्यालय परिसर में आवश्यक जगह का अपर्याप्त होना। तो क्या क्या कमियां आपको देखने को मिली, तो सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे विद्यालय भवन की नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अपर्याप्तता। विद्यालय भवन छोटा है, जिससे जो सभी विद्यार्थी हैं वो उचित व्यवस्था से नहीं बैठ पाते हैं। आपके विद्यालय में क्या समस्याएं आपको दिख रही है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं, नया कुछ जोड़ देना है। आगे आता है यहाँ पे हवादार विद्यालय भवन। जैसी मेरी पूर्व कल्पना थी, विद्यालय पूर्णतः हवादार होना चाहिए, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ विपरीत है, जिसमें निम्न कारण है। विद्यालय भवन के आसपास का वातावरण साफ नहीं है, विद्यालय के आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं। अगर आपके विद्यालय, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ का विद्यालय का जो वातावरण है वो ठीक है, तो आपको उसमें ठीक लिख देना है, सही है। जिस प्रकार का विद्यालय का वातावरण आपका है वहाँ ऐड करना है, आपको सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे नहीं करना है। विद्यालय का पुस्तकालय किस प्रकार का है, विद्यालय में पुस्तकों का व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो इसमें अगर आपके विद्यालय में पुस्तकों की व्यवस्था अच्छी है तो आपको यहाँ पे अच्छी ही लिखना है, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। तो उससे क्या है दोस्तों, सेम टू सेम आपका नहीं रहेगा, खुद का थोड़ा यूनिक आपका हो जाएगा। चौथा पॉइंट आ जाता है सुधारात्मक सुझाव। आप विद्यालय के प्रति क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या सुधारात्मक सुझाव आप देना चाहते हैं। तो पहला है खेलकूद हेतु सुझाव। तो विद्यालय में खेलकूद मैदान की उचित व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। विद्यालय के आसपास की जो खाली भूमि है उसका उपयोग खेलकूद मैदान के लिए कर सकते हैं। खाली भूमि को साफ करके प्रयोग में लेना चाहिए। तो इस प्रकार से पॉइंट आप ऐड कर दें। दूसरा है विद्यालय भवन की पर्याप्तता हेतु सुझाव। तो विद्यालय भवन में विद्यार्थियों का नामांकन कक्षा कक्षों की उचित संख्या के आधार पर करना चाहिए। यदि कक्षा कक्ष कम है और विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो विद्यालय में कक्षा कक्ष उपलब्ध करवाना चाहिए, नई कक्षा कक्ष वहाँ पे निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे पॉइंट ऐड कर देने हैं। शिक्षा के स्तर में भी सुधार किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विद्यालय भवन का पूर्णतः हवादार हेतु सुझाव। तो विद्यालय भवन को पूर्णतः हवादार बनाने के लिए विद्यालय भवन के प्रांगण में पेड़ पौधे छोटे छोटे लगाने चाहिए, जिससे हवा जो है शुद्ध मिल सके। विद्यालय भवन के जो प्रत्येक कक्षा कक्ष में उचित रोशनदान जो और खिड़कियों का होना जरूरी होता है, जिससे जो शुद्ध हवा है वो मिल सके बच्चों को। विद्यालय भवन का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें हवा को उपयुक्त व्यवस्था हो। विद्यालय के आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए तथा आसपास जो है वातावरण गंदगी पूर्ण नहीं होना चाहिए, नालियों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है विद्यालय में पुस्तकालय हेतु सुझाव। तो पुस्तकालय के लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे। तो पुस्तकालय में पुस्तकों के रखरखाव हेतु उचित व्यवस्था का होना जरूरी है, उचित स्थान का। विद्यार्थियों की जो रुचि के अनुसार पुस्तकें होनी चाहिए, उनके महापुरुषों आदि की पुस्तकें होनी चाहिए, जिनसे उनको पढ़ने पर प्रेरणा मिले, और बैठने की उचित व्यवस्था भी वहाँ पे होनी चाहिए और शांत वातावरण वहाँ का होना चाहिए। अतः उपयुक्त सुझावों को अपनाकर विद्यालय की इन कमियों को दूर हम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इसी तरह से अपनी मननशील रिपोर्ट की डायरी को कंप्लीट कर लें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें।